नमस्कार दर्शकों से सीधे जुड़ने और जुड़ने वाला कार्यक्रम फोन इन लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में उद्योग जगत से लेकर तक सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त असर पड़ा और अपने देश भारत में पिछले 1.5 से 2 साल के अंतर्गत युवाओं के रोजगार, उद्योग धंधे के साथ साथ कई ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए उन्होंने स्टार्टअप पर जोर दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने एमएसएमई के ज़रिए भी जो है लोगों की आर्थिक स्थिति, खासकर युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए और रोज़गार के सृजन के लिए एक न्यू इंडिया की कल्पना की, जो अब साकार होते दिख भी रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा शीर्षक है उद्यमियों के लिए योजनाएं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार उद्यमी संघ के महासचिव श्री अभिषेक कुमार जी। लेकिन इससे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हो, हम आपको बता दें कि आज काफ़ी खास दिन है, खासकर युवाओं के लिए। आज विश्व यूथ दिवस है और आज का कार्यक्रम जो है वो हमारे यूथ को ही समर्पित है और खासकर वैसे यूथ जो उद्योग से जुड़ना चाहते हैं। तो इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, हम आपको अपना टोल फ्री नंबर बता दें और नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। तो देर ना कीजिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट अभिषेक जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष फोन लाइव कार्यक्रम में। तो आज यूथ दिवस है और आज का हमारा कार्यक्रम जो है वैसे युवाओं के लिए जो उद्योग जगत में जो है कदम रखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के युवाओं को खासकर रोज़गार से जोड़ने के लिए, उद्योग क्षेत्र में अपना नाम कमाने के लिए स्टार्टअप पर विशेष से जोर दे रहे हैं। साथ ही साथ एमएसएमई के ज़रिए भी जो है कोशिश है केंद्र सरकार की कि युवाओं को ज़्यादा जो आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और वो साथ रोज़गार के साथ साथ वो रोज़गार के सृजनकर्ता भी बने। ये एक बहुत बड़ी पहल है। तो हम चाहेंगे कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में हमारे जो युवा जो दर्शक हैं उनको जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से देश में स्टार्टअप इंडिया का जो मुहिम चला और अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग स्कीम्स बने हैं और स्टार्टअप इंडिया अब सिर्फ एक मंत्रालय का स्कीम नहीं रहा जी, बल्कि कृषि का मंत्रालय हो या स्वास्थ्य हो या एमएसएमई की मंत्रालय हो या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का मंत्रालय हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस माइनॉरिटीज़ की मंत्रालय हो, सब में स्टार्टअप के रिलेटेड में स्कीम बना। और उन सारे स्कीम्स को बनाने का जो सबसे जो बड़ा उद्देश्य, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और जो भारत सरकार हमेशा कहते आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो और युवा स्वावलंबी बने, स्टार्टअप शुरू हो और वो दूसरे को भी जॉब क्रिएट करे और ना कि अपने सिर्फ लोकेशन पे बल्कि अपने से दूसरे लोकेशन पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए। तो इसके लिए अलग अलग मंत्रालय में बना और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हम देखेंगे कि जितने भी स्टार्टअप्स थे, चाहे वो पेटीएम थे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हैं, चाहे वो मिंत्रा 10 साल पहले 7 साल पहले छोटी कंपनी बन के शुरू हुई थी, इतनी बड़ी है, घर घर में डिलीवरी हो रहा है। विश्व मंच पे भी देखे सारे स्टार्टअप्स लोग कहाँ से कहाँ, अमेज़ॉन, गूगल कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो पूरा स्टार्टअप का युग है और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा पहल है कि हम लोग स्टार्टअप्स और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करने पे जोर दे रहे हैं और हर मंत्रालय, हर तरफ से इसका सपोर्ट मिल रहा है। अभिषेक जी, बिहार में स्टार्टअप की हम बात करें हम तो स्टार्टअप इंडिया को लेकर जो है आप पे पॉलिसी भी कर रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस किया और समय समय पर जो है आप सरकार को फीडबैक भी दिए। तो अभी अपने राज्य में स्टार्टअप को लेकर जो नई पॉलिसी क्या है? अभी जो स्टार्टअप बिहार की जो पॉलिसी है 2017 में माननीय मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था और उसके अंदर में कोई भी आदमी, वो अपना कोई भी युवा ऑनलाइन अपना आइडिया को दे सकता है और उस स्टार्टअप आइडिया। यहाँ पर आपको माफ़ कीजिएगा, रुकना चाहूँगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका पहले फ़ोन ले लें। हेलो जी, हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे इस फोन लाइव कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। बोल रहे हैं सर। जी योगेंद्र जी, अपना सवाल रखें।
जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी वाला है, जिससे ऑनलाइन 15 तारीख तक होगा सर, कि उससे ज्यादा भी बाद में भी होगा। हेलो, आप एक बार अपना सवाल फिर से रखें आप। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी जो है, जी। सुनने में आया है कि 15 अगस्त तक ले ऑनलाइन होगा, उसके बाद ऑनलाइन इसका बंद हो जाएगा। जी जी इसी के बारे में हमको जानना था। जी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का जो डेट है आपने सही बताया, वो सही है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप उस डेट से हतोत्साहित ना हो। 2-3 दिन बचा हुआ है और आप आराम से इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ज़्यादा बड़ा ये एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है और इसके लिए पर्याप्त जानकारी मदद भी आपको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में ब्रांड इंडिया की बात की है और कहा कि जो है इससे युवाओं जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इससे जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति जो है देश की जीडीपी पर भी जो है इसका अच्छा खासा असर दिखेगा। इस पर आपकी क्या राय है? ब्रांड इंडिया या फिर मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो उसके चलते प्रभाव पड़ा है। प्रभाव पड़ा है कि जो युवा लोग एक विजन मिल गया कि ये कहना उचित नहीं होगा बट हम लोग सब लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, बट अब हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं और हम वैसे प्रोडक्ट जो कि पहले चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था वो यहाँ बनना शुरू हुआ है। इस दौरान सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जब पैंडेमिक पीरियड में खासकर लॉकडाउन 1 और 2 की हम बात करें हम, तो उस दौरान जो है जब चाइना से जो किट्स वगैरह आ रहे थे, मास्क वगैरह आ रहे थे, 95 आ रहे थे, किट आ रहे थे, तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष पहल वोकल फॉर लोकल, बिल्कुल, और इसका जीता जागता असर जो है दिखा भी। बिल्कुल बिल्कुल। और N95 जो उस समय बाहर से आ रहा था, जब शुरुआती लॉकडाउन के समय, कोविड के समय, वो अपने देश में पूरा बनना शुरू हो गया और हर राज्य में मुझे लगता है कि N95 की फैक्ट्रियां लगी। तो ये इस टाइप से बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी चीज़ें हुई और ये बहुत फर्क पड़ा। वो एक मुहिम, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मुहिम हम लोग कह सकते हैं। अपने राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए बिना गारंटी और बिना ब्याज की कौन सी स्कीम अभी चल रही है? और स्टार्टअप बिहार जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्टार्टअप बिहार में अगर कोई आइडिया देता है तो आइडिया सेलेक्ट होने पे उसकी स्क्रीनिंग कमेटी, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें 10 लाख तक का उनको एक इंटरेस्ट फ्री लोन है जो कि 10 साल बाद उनको चुकाना है। उसके बाद PMEGP जो स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, वो बहुत पुराना स्कीम रहा। उसमें वो जो अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र हैं, जिला उद्योग पदाधिकारी हैं, उनके थ्रू वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है बट फाइनली एप्लीकेशन वहाँ जाता है। मुद्रा स्कीम पहले से भी बहुत 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक की स्कीम रही है। अभी जो मेजर जो नए स्कीम है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ खास करके युवाओं के लिए आज, कि जैसे कृषि क्षेत्र में अभी रफ्तार योजना के अंतर्गत बिहार में भी हमारे पूसा को मिला है वो प्रोग्राम, और रफ्तार योजना में 25 लाख तक आपके एग्रीकल्चर आइडियाज़ को 25 लाख मिल सकता है। वैसे ही जो हमारे आसपास के भी जो IIT खड़गपुर है या फिर हमारे यूपी में IIT कानपुर, इन सबको रफ्तार योजना में है और ये लिमिट नहीं है। बिहार का भी युवा IIT खड़गपुर में अप्लाई कर सकता है और उसको 25 लाख तक कृषि में मिलेगा। इसी टाइप की योजना स्वास्थ्य में भी है, हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में है, एनिमल हस्बेंड्री में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है और हमारे राज्य सरकार की अलग है। तो बस ज़रूरी ये है कि जब भी हम कोई प्लान करें बिजनेस का, उद्योग लगाने का, तो थोड़ा सा रिसर्च कर ले और देख ले कि केंद्र सरकार से कहाँ से मदद मिलेगी, राज्य सरकार से कहाँ से मदद मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो यंग जनरेशन है, तो अगर स्वयं सहायता समूह के जरिए जो है ग्रुप में अगर उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए उन्हें क्या करने की पहल है और कैसे जो इस पर आगे बढ़ेंगे वो? जैसा मैंने बताया कि कृषि का अगर एग्जांपल ले लेते हैं या हॉर्टिकल्चर फिशरी का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर्स लोग मिलकर के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, FPOs बनाते हैं, या इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्टार्टअप हो, उस सब लोग एलिजिबल है उसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या युवा लोग, युवतियाँ लोग या महिलाएं लोग ग्रुप बनाई हुई हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट बना करके सही माध्यम से और उसको अप्लाई कर सकते हैं सही योजना के लिए, और ज़रूर उसमें उनकी चांसेस है उनको फंडिंग मिलने का। अभिषेक जी, उद्यमी योजना के तहत अब नए अपडेट के नियमों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे वैसे युवा जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं तो उनको वो फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर वो इसके लिए जो है अगर मदद अगर उनको चाहिए, अगर
तो वो कहाँ किनसे संपर्क करें, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो बिचौलिए जो हैं वो इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उनसे जो है कुछ पैसा भी जो है उनसे ले लेते हैं, और वो बाद में जब उनको लगता है कि हम ठगे से महसूस हुए हैं, ठगे गए हैं, तो थोड़ा सा जो है हतोत्साहित हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल इस टाइप की समाचार हम लोग के पास भी आया है कि बिचौलिए लोग हैं, बट मुझे लगता है कि बिहार उद्यमी संघ, जहाँ से मैं हूँ, या बिहार उद्योग संघ, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, या उद्योग विभाग का उद्योग मित्र है, इन सब जगह जा करके अगर कहीं भी फॉर्म अप्लाई करने में, समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है कैसे अपलोड करें, तो वहाँ पे जा सकते हैं और ज़रूर वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम लोगों का भी ऑफिस पटना में ही 3 ऑफिसेज हैं। अब बिल्कुल इसके एड्रेस भी आपको ऑनलाइन हमारे मतलब मिल जाते हैं उद्योग विभाग के वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। अपने बिहार में फ्रूट प्रोसेसिंग के तहत जो है कई नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। मखाना जो है लगातार जो है केंद्र सरकार भी पहल कर रही है, कोशिश कर रही है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो महिलाओं के लिए इसमें क्या स्कोप दिख रहा है? महिलाओं के लिए देखिए, पहले से भी बहुत बड़ी स्कीम एक चल रही है जो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। हर महिला एक ब्रांच में, बैंक ब्रांच में जाके 1 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं। अगर हम मखाना के लिए बात करें तो मखाना में तो अलग पॉलिसी ही आ गई पिछले साल, और मखाना क्लस्टर के बाद आपने देखा होगा कि बिहार सरकार की तरफ से भी काफ़ी जिलों में मखाना क्लस्टर शुरू करने की योजना आई। तो यहाँ पर अभिषेक जी, यहाँ पर हमारी बात जारी रहेगी। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका पहले फ़ोन ले लें। जी हेलो हेलो जी, हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, हम ध्रुव कुमार झा बोल रहे हैं। जी 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 जी, अपना सवाल रखें। सवाल है सर, जब हम लघु उद्योग लगाना चाह रहे हैं जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ जी, सर पूरे डॉक्यूमेंट लेके जब जाते हैं मैनेजर के पास, तो कहता है कि आप अपने ग्रामीण से देखिए, वो कहता है कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है जी, तो हम कहाँ होगा जी, सर यही आपका सवाल है। जी, मुद्रा लोन में ऐसे क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक बैंक ब्रांच में और या बैंक के जो मैनेजर होते हैं, एक साथ इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो बैंक भी देखती है कि हम कैसे उसको स्क्रूटनी करें और डिफरेंट पैरामीटर्स रखती है। एक होता क्या है, जो हम लोगों ने देखा है कि जो एप्लीकेशन जो जाता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां या कमियां रहती हैं, तो बहुत केसेस तो वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं कि अगर अच्छे से हम लोग एप्लीकेशन को फिलअप करें, अपने एक्सपीरियंस को लगाएं कि हमारा पहले से उसमें एक्सपीरियंस है, हमारा उसमें हमारा टीम में स्ट्रेंथ है, मेरे पास ज़मीन है, या हम जो सही चीज़ कर रहे हैं उसका मार्केट हम देख चुके हैं, तो वो एक वहाँ पर बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी योजना के लिए अगर अप्लाई करें, चाहे मुद्रा हो, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हो, या स्टार्टअप बिहार हो, तो ज़रूर उससे प्रोजेक्ट बनाने से पहले, अप्लाई करने से पहले एक बार जो मैंने बताया सेंटर्स, वहाँ जा करके एक बार दिखवा लें, और कहीं से भी नहीं हो तो हमारे संगठन में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके दिख सकते हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं, और वो दुरुस्त होने पे चांसेस बढ़ जाते हैं आपको फंडिंग सपोर्ट मिलने का। लॉकडाउन के दरमियान जो है कई उद्योग धंधों पर प्रभाव पड़ रहे हैं, और कई ऐसे जो उद्यमी जो थे, जो शुरुआत में तो स्टार्ट की और अचानक जो है कोविड-19 का जो है कहर जो है दिखा, और ऐसे में जो है उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और उसके बाद जो है अब नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। तो ऐसे उद्यमी जिनको जो जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है क्या अभी के हालात को देखते हुए वो क्या करें? वो और 2 चीज़ें हैं जो कोविड में हम लोगों ने देखा, 1.5 साल में बहुत दर्दनाक क्षण भी आए, महीने बहुत दर्दनाक भी आए, कि जो उद्यमी है वो 2 तरफ से एडजस्ट किया। एक उद्यमी को हमने देखा कि उसने नई तकनीक को इस्तेमाल किया, अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा चेंज लाया। कुछ लोग ऑनलाइन सामान नहीं बेचते थे, ऑनलाइन बेचना शुरू किया, होम डिलीवरी में नहीं थे, होम डिलीवरी में शुरू किया। कुछ लोग थे जो कि प्रोडक्शन में थे, अब वो जाकर के प्रोडक्शन को अलग अलग जगह पे बनाने लगे और होम डिलीवरी लोकल में करने लगे। तो इस तरह से अपने बिजनेस मॉडल में चेंज लाए। जो लोग नए उद्यमी हैं उन लोगों के लिए क्या है कि नई स्कीम्स आई हैं कोविड में, और भारत सरकार और राज्य सरकार की भी आई हैं, और इसी दौरान वो मदद दी। और इसी दौरान जो एमएसएमई के जरिए भी जो है एक बहुत अच्छा माध्यम बना है, बहुत बड़ा माध्यम। तो एमएसएमई के जरिए जो है कैसे सूक्ष्म लघु उद्योग से जो है कैसे लोग जुड़ सकते हैं, और इसके लिए जानकारी के लिए जो है खासकर सबसे बड़ी बात है कि जानकारी के अभाव में जो लोग जो है दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, तो वो सही जानकारी कहाँ प्राप्त? एक तो अगर एमएसएमई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है उसमें सारा डिटेल रहता है। दूसरा चीज़ है जो एमएसएमई के सेंटर्स हैं, जैसे हमारा सेंटर को इसी अप्रैल में
भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने होस्ट इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, HIBI बोलते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी जानकारी एमएसएमई के स्कीम के लिए, योजना के लिए आप ले सकते हैं। तो ऐसे जो भी सेंटर्स हैं वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उन सेंटर में जा करके ज़रूर ले सकते हैं। और एमएसएमई में हर 2-3 महीने पे नई स्कीम्स आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उद्यमिता के बारे में सोचने से पहले एक बार ज़रूर एमएसएमई का वेबसाइट देखें, या जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, वहाँ ज़रूर जाएं। जी, हमारे जो युवा जो साथी हैं और ख़ासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप कृषि उद्यमिता पर हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप कृषि को तकनीकी रूप से जो बढ़ावा देने के लिए जो यंत्रों का जो है आप आविष्कार कीजिए, आप खुद इस पर जो है आप उद्योग प्लांट लगाइए, इसके लिए मदद करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो हमारे युवा, जो आज की पीढ़ी जो है, तो वो इस क्षेत्र में कहाँ कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे इन्वॉल्व करें? देखिए, बिहार तो हमारा कृषि प्रधान रहा है और यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग का जो स्कोप है वो मैं कहूँगा कि देश में बहुत उच्चतम स्तर पे है। हमारे यहाँ जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ऑर्गेनिक है, सबसे कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र में हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं। मखाना हमारा विश्व प्रसिद्ध हो गया। अभी आपने जिक्र भी किया जो स्कीम्स अभी आ रही हैं, पिछले साल आई मखाना क्लस्टर पे। फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्कोप हैं। हमारे खुद का 12 करोड़ पेट है, मतलब हमारा वो कस्टमर है, तो हम अपने प्रोडक्ट्स इतने सारे सेल कर सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग में बिहार सरकार की अच्छी सब्सिडी है और भारत सरकार की भी बहुत अच्छी सब्सिडी है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड बना AIF, जिसमें मखाना में एक हमारे उद्यमी ने 3.5 करोड़ उनको 1% इंटरेस्ट रेट पे दरभंगा में उनको लोन मिला। और वैसे ही मशरूम पे गया में 3 करोड़ MSME ने दिया स्फूर्ति क्लस्टर पे। और मैं कहना चाहूँगा कि MSME के पहली बार ये 2 साल में मैं देख रहा हूँ कि करीब 20 स्फूर्ति योजना, जिसमें कि समूह बना के जिनको लोन मिलता है, वो योजना लागू हो रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका फ़ोन ले लें। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। जी, स्वागत है आपका फोन लाइव कार्यक्रम में। पहले तो आपसे हम परिचय जानना चाहेंगे। जी, हमारा नाम रोहित यादव है सर, अश्विन जमात से बोल रहे हैं सर। जी जी, अपना सवाल रखें आप। ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग किसान हैं, तो मुख्यमंत्री जो सिस्टम हम लोग जी, अभिषेक जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि बिहार सरकार ने राज्य में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए जो है सुनहरा अवसर प्रदान किया है और इसमें 2 मुख्य योजनाएं शुरुआत की। एक तो है कि मुख्यमंत्री महिला उद्योग और दूसरा मुख्यमंत्री युवा उद्योग। तो इन दोनों के बारे में जो है हमारे जो ये कॉलर्स थे, ये भी जानकारी इसी संदर्भ में जानना चाह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि ये जो है हमारी जानकारी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दोनों 200 करोड़ उसके लिए फंड सेटअप किया मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट ने। और उसमें हर जिले में एक नंबर फिक्स है कि इस जिले से इतने लोग सिलेक्ट होंगे, जो तकरीबन 45 से 60 के बीच में जा रहा है। पटना में 61 है। तो उसमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी बहुत, जैसे महिलाओं के लिए +2 पास के बाद कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही युवाओं के लिए भी है। और कोई उसमें आर्थिक वगैरह चीज़ नहीं दिखाने की जरूरत है। जो है क्या कास्ट कैटेगरी है? पहले तो आरक्षित नहीं, SC/ST कैटेगरी अलग है जी। ये उद्यमी योजना में कोई लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, महिला उद्यमी योजना में कोई भी कर सकते हैं, और SC/ST उद्यमी योजना वो अलग है। तो ऐसे सब, मतलब सबके लिए है, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि कोई महिला उद्यमी अप्लाई कर रही है। बहुत सारी महिलाएं आई, वो उनको अप्लाई करने में दिक्कत हुआ, वहाँ भी हम लोगों ने मदद किया। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आया, अपलोड नहीं कर पाए, वहाँ भी दिक्कत हुई, तो उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। तो विभाग की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने चर्चा की, तो अक्सर देखा जाता है कि जब सारी प्रक्रिया, जब वो ऑनलाइन या फाइल करते हैं या ऑफलाइन फाइल करते हैं, तो उस दस्तावेज में सबसे बड़ी खामी ये आती है कि आधार पर, चाहे आपका जो है वोटर ID कार्ड या शैक्षणिक जो दस्तावेज है, उसमें जो नाम का जो है अंतर होता है। तो ऐसे में जो है क्या वो वैलिड है या उनको सुधारने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, इतनी जल्दी तो आधार कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ी है तो नहीं सुधारा जा सकता है। पर ये टीम में, जब जो टेक्निकल टीम है, हम लोग डिस्कशन करते हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाएगा। और जो टीम भी है बहुत यंग है, जो पूरे पोर्टल के वो सारे एप्लीकेशन अपलोड कर रही है, तो मैं लगातार उन लोगों से बात करता रहता हूँ। तो वो लोग बहुत सारे लोगों को
हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों पे एप्लीकेशन नहीं छटने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी हम योजना की शुरुआत करते हैं तो ग्रास रूट पर काम करने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कोई उद्यमी जो पहले अगर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हो, तो सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया जाए, और वो प्रोजेक्ट जो है तकनीकी रूप से काफ़ी जो साउंड होने की ज़रूरत है। तो कैसे इसके बारे में जो है जानकारी ले वो और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए तो एक थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, पर अगर कोई भी उद्यमिता आप शुरू करना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा मार्केट रिसर्च जो है वो थोड़ा ज़रूरी है। अभिषेक जी यहाँ पर रुकूंगा, ये सवाल को हम फिर जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका फ़ोन ले लें। हेलो। हाँ सर, मेरा अकाउंट पेंडिंग हो गया है। जी पहले अपना परिचय दें आप, पहले अपना। हाँ, रोशन बगड़िया, परचूर, जिला जालना। जी जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, सवाल रखें। सर मेरा एक लोन अकाउंट है, 50,000 रुपये अमाउंट लिया था मैंने, मुद्रा लोन जी। तो थोड़ा कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम से वो पेंडिंग हो गया था जी। तो अब मुझे उसको रिन्यू करना है या चालू करना है, यानी वो बढ़ा के मिल सकता क्या, कैसे रिन्यू कर सकते? जी, ये मुद्रा लोन से संबंधित जानकारी लेना चाह रहे हैं। मुद्रा लोन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई हैं, खास करके कोविड समय में बहुत ज़्यादा आई हैं। जैसा कि इन्होंने 50,000 का लोन लिया और वो नहीं चुका पाए होंगे सही टाइम में बैंक, और तो अकाउंट उनका वर्क करना बंद कर दिया। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि वो ब्रांच मैनेजर ब्रांच में जाएं, उनको अपनी मजबूरी एप्लीकेशन पे लिखित दें, और वो ये बताएं कि नहीं अब हम इसको ठीक करना चाहते हैं, हम इसका जो भी बकाया है उसको हम सही से चुकाना चाहते हैं, तो वहाँ पर बैंक सॉल्यूशन दे देता है। अभिषेक जी, आप स्टार्टअप इंडिया से जो है लगातार जो है जुड़े हुए हैं, और कई पॉलिसी में जो आपकी अहम भूमिका रही है बिहार में, तो ऐसा देखा जाता है कि जब कोई उद्यमी जो है, युवा उद्यमी जो है, वो लोन ले लेता है और उसके बाद जो है लोन में वो डिफ़ॉल्टर भी उसको मतलब जानकारी के अभाव में वो जो है वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है। तो ऐसे में जो लोन लेने की प्रक्रिया हम चाहेंगे कि कैसे जो है वो कंडीशनल जो लोन है वो कैसे उसको पे करें, क्या सावधानी बरतें वो? कोई भी उद्यमी को जो हम लोग सबसे पहले हिदायत देते हैं या सजेशन देते हैं कि आप हमेशा कोई ना कोई इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़िए, क्योंकि जिस समय आप लोन लेते हैं बहुत बार क्या होता है कि जल्दीबाजी के कारण अंडर फाइनेंस लोन हो जाता है। हमें 2 करोड़ चाहिए था, हमें बैंक ने बोला कि 1.5 करोड़ मिलेगा, हमने सोचा जल्दीबाजी में उसको भी शुरू कर दो, और शुरू से ही वो प्रोजेक्ट अंडर फाइनेंस रहता है और फाइनली लॉस में। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, फार्मास्यूटिकल में देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा है, तो बिहार में ऐसे बहुत केसेस हैं। तो हम लोग अगर इंक्यूबेशन रहता है तो वहां पे सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम करें, उसके बाद अपना परिचय दें। अब कर दें सर, नाम जी स्वागत है, सवाल रखें आप। लघु उद्योग उत्पन्न करना चाहते हैं तो आर्थिक मदद चाहिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ एक बार फिर से अपना सवाल रखें। बोला कि लघु उद्योग उत्पन्न करना चाहते हैं तो आर्थिक मदद चाहिए। जी जी जी, लघु उद्योग के बारे में जी। लघु उद्योग ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सबसे पहले इनको देखना है कि हम लघु उद्योग किसको चुनेंगे। जैसा कि अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में देखेंगे तो करीब 110 तरह की योजनाएं तकरीबन वहां पे लिस्ट आउट कर दी गई है। ये इसीलिए होता है कि आप किस क्षेत्र में लघु उद्योग लगाना चाहते हैं वो जाना जरूरी है। क्या उसका स्कोप वैशाली में, जैसा ये वैशाली जिले से जैसा इन्होंने बताया कि वहाँ के क्या उसका स्कोप वहाँ है, आसपास में कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है, और मार्केट मेरा कितने दूर तक फैल सकता है। मार्केट को रीड करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो है जो उद्योग हम लगाना चाह रहे हैं उसका जो है क्या उसका भौगोलिक प्रभाव भी है, वो भी हमें जो है पूरी तरह से उसका जानकारी लेना होगा। अभिषेक जी, हम लोग की बात अधूरी रह गई थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, तो इसके लोग कर जो है हमारे युवा जो उद्यमी हैं वो कैसे तैयारी करें? तो जब इंक्यूबेशन सेंटर से कोई भी युवा उद्यमी जुड़ते हैं तो उनको सबसे पहला जो हम लोग चीज़ सिखाते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनेगा या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही छोटे छोटे चीज़ सारे चीज़ ऐड हो जाते हैं। तो हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, बिजनेस प्लान बनाने के लिए आप जरूर इंक्यूबेशन सेंटर में जुड़े, चाहे वो SC/ST योजना में हो, चाहे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हो, चाहे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में हो, या सबसे पहले स्टार्टअप बिहार में हो। तो इस सब के लिए भारत सरकार के भी जितने मंत्रालय हैं वो यही कहते हैं कि हमारे स्कीम से बेनिफिट लेना है तो पहले आप इंक्यूबेशन सेंटर से जरूर जुड़िए, ताकि DPR बनाना, बिजनेस प्लान बनाना, फिजिबिलिटी स्टडी जो आपने अभी बात की, जोग्राफिकल लोकेशंस, मतलब डेमोग्राफिक क्या उसका डिविडेंड है, डेमोग्राफिक उसके क्या फायदे हैं, या सूट करता है या नहीं सूट करता है, वो
फिजिबिलिटी चेक करता है, इंक्यूबेशन सेंटर उसमें मदद करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है हमारे देश के युवाओं से अपील करते हैं स्वदेशी रोजगार को लेकर और वोकल फॉर लोकल को लेकर। तो अपने बिहार में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत जो है कई प्रोजेक्ट तैयार हैं, कई उद्यमी जो इस पे अब जुड़ रहे हैं। तो खासकर जो खिलौने जो हैं, टॉयज़ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अपने बिहार में क्या स्थिति है? टॉयज़ पे अभी मैंने पिछले महीने उद्योग विभाग और उद्योग मंत्री जी का मैंने देखा था कि वो टॉय क्लस्टर वो लोग सेटअप करने की बात कर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से यहाँ पर आपको अभिषेक जी रखूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका फोन ले लें। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे फोन लाइव कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम सचिन गिरी है। जी सचिन। और मुझे अभिषेक सर से ये पूछना है कि सर बिहार में IT उद्योगों के लिए क्या स्कोप है? जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं बिहार में ज़्यादातर IT कंपनीज नहीं है और बिहार के IT स्टार्टअप्स भी उतने हाई रैंक पे नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं? जी, IT उद्योग के लिए जो हमारा IT का जो विभाग है बिहार सरकार का, तो बिस्कोबान में 2015 दिसंबर में उन्होंने कंपटीशन के लिए 3 साल के लिए IT उद्यमियों के लिए जगह दी थी, बिल्कुल वाईफाई वगैरह लगा हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी थी। उसका फिर से एप्लीकेशन निकला था, अब शायद डेट खत्म हुआ है बट फिर से निकलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा 4 फ्लोर है बिस्कोबान भवन में, जो बिहार का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, सबसे ऊँचा वाला बिल्डिंग है। और उस तरह से सेम जो IT के स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्टअप बिहार से भी मदद ले सकते हैं। और IT सेक्टर में जिस तरह से सरकार IT जोन बनाने की बात कर रही है उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ऐसे IT के लोग एकजुट हो रहे हैं जो कि अमेरिका से भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट से भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ओमान से लेके आ रहे हैं, और अपना सऊदी अरब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इंडिया में पटना से चल रहा है। तो ग्रुप के रूप में ये उभर रहा है। और मैं ये बहुत छोटा सा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो देश में 2D से 3D हॉलीवुड मूवी जो चेंज करने की जो बहुत बड़ी कंपनी थी, देश में 2 ही कंपनी है, उसमें से एक कंपनी पिछले हफ्ते पटना विजिट की है और बहुत बड़ा एक सेंटर खोलने का उन्होंने फाइनल अभी तक वर्बल अप्रूवल किया है गांधी मैदान, और हमारे ऑफिस में भी आके उन्होंने बहुत बिल्डिंग वगैरह देखे आसपास में, और वो हो सकता है उससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिले। तो केंद्र सरकार की भी कोशिश है कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो है हमारे युवा लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है, तभी जो है हम न्यू इंडिया की जो है कल्पना कर सकते हैं। अभिषेक जी, चलते चलते तो सवाल तो बहुत सारे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे यंग जनरेशन जो हमारे जो नए उद्यमी जो हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? नए उद्यमी, मुझे लगता है कि देश का जो एक युवा है और वो उद्यमी बन सकता है। जो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। बैंक्स भी बहुत पॉजिटिव हुए हैं युवाओं को लेकर के। 10 साल पहले शायद बैंक्स में हम लोग जाने में झिझकते थे, अब ओपनली जाकर के बात कर सकते हैं। तो देश का हर युवा उद्यमी बन सकता है और एक उद्यमी देश के GDP को बढ़ाने में और हमारे देश को डेवलप्ड बनाने में, उसको नंबर 1 देश एशिया में कम से कम बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में ये एक सही में प्राउड मोमेंट होता है कि हम लोग उद्यमियों के लिए संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े जो उद्योगपति जो हुए, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा हो, ये लोग युवा जो है अपने बहुत कम उम्र में से ही जो है उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज स्थिति ये है कि वर्ल्ड में जो है, पूरे विश्व में जो है इनका जो नाम जो है ये, तो हम चाहेंगे कि युवा जो हमारे जो है उद्यमी हैं वो इनसे जो जरूर प्रेरणा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज आपने राज्य में उद्योग के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जानकारी दे रहे थे अभिषेक जी, जो कि बिहार उद्यमी संघ के महासचिव थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का जो सेगमेंट्स, आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और इसका लाभ भी लेंगे। तो तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में हम फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ शामिल होंगे। नमस्कार।